हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे ग्राम श्री कविता, जिनके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी आज हम व्याख्या करेंगे। इसमें कवि गांव की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन किया है इस कविता में। चलो पढ़ते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। इसमें कवि देखो क्या कह रहे हैं, फैली यानी फैली हुई है खेतों में दूर तक क्या फैली हुई है, मखमल की कोमल हरियाली। मखमल यानी मुलायम, कोमल मुलायम हरियाली खेतों में दूर तक फैली हुई है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, रवि यानी सूर्य की किरणें जिसमें लिपटी हुई है, लिपट चुकी है चांदी की सी उजली जाली। जो रवि की किरणें हैं, सूर्य की किरणें जो हरियाली खेतों में फैली हुई है, वो ऐसी लग रही है जैसी चांदी की सी उजली जाली, चांदी के समान जाली बनाई हुई है, चमकदार। तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है जला। तिनको जो हरियाली है, हरियाली की जो घासें हैं उसके तिनके होते हैं हरे हरे, तो उनको क्या है, उनके शरीर पर, जो तिनको के हरे हरे तन पर, तिनको के शरीर पर हिल हरित रुधिर रहा झलक। जो हरियाली है वो कैसी लग रही है कवि को, रुधिर के समान, जैसे खून बह रहा हो हरा हरा। कवि को उसके तिनकों के हरे हरे तन पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई खून बह रहा हो, हिल रहा है हरित रुधिर। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। श्यामल भू यानी कि जो श्याम रंग का जो धरती है उसके तल पर झुका हुआ है। कौन झुका हुआ है, नभ यानी आकाश का, चिर यानी फैला हुआ जो आकाश है उसका स्वस्थ नीले रंग का आकाश जो इस धरती पर झुका हुआ है। अगला देखो, रोमांचिक सी लगती वसुधा आई जो गहूँ में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियों है शोभा साली। रोमांचिक सी लगती यानी वो धरती है वो रोमांचित लग रही है, सुंदर लग रही है, खुशहाल लग रही है। आई जो गहूँ में बाली, जैसे ही गहूँ में बाली आ गई। बाली यानी जो दाने होते हैं उनको कहा है, जो गेहूं के दाने हैं वो आ गए हैं। अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ शोभाशाली। अरहर और सनई जो दालें हैं उसमें किंकड़ियाँ यानी उनकी करघनी पर जो सोने रंग की, उन पर भी जो फूल है वो आ गए हैं, दाने आ गए हैं दालों के। उड़ती भीनी तेलाक्त घन फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। उड़ती भीनी यानी भीनी भीनी, झीनी उड़ती है तेलाक्त गंध, तेलाक यानी तेल से युक्त गंध। सरसों जैसे ही पकने का समय आता है उस पर जो सरसों लगती है तो सरसों की सुगंध के बारे में कह रहे हैं कि वो सरसों की जो सुगंध है वो भीनी भीनी उस खेतों में आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही, हरित धरा यानी हरी हरी धरती पर झांक रही है। कौन झांक रही है, नीले रंग की कली, नीले रंग की कलियां जो किसकी है, तीसी की, अलसी की जो नीले रंग की कलियां हैं वो इस हरियाली भरी धरा में नीले रंग की झांक रही है। अगला पैराग्राफ देखो क्या है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी झिमियाँ छिपाई बीज लड़ी। रंग रंग के फूलों में या रंग बिरंगे फूल जो रिल मिल रहे हैं, एक दूसरे में घुल रहे हैं, उसमें से हंस रही सखियों की मटर खड़ी यानी मटर भी खड़ी हो चुकी है। मटर में भी तो सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं, वो बाकी फूलों में हिल मिल रही है, मतलब और भी बहुत सी सब्जियां लगाई हुई है, उसके मध्य वो मटर खड़ी खड़ी हंस रही है यानी खिल रही है, वो भी सुनहरी सुंदर लग रही है। मखमल पेटियों से लटकी यानी वो मटर की जो मटर किस में लगती है, वो पेटी सी होती है, उसकी ऊपरली फली पर लगती है वो पट्टी, वो फलियाँ कैसी लग रही है मटर की, मखमली सी। पेटियों से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी यानी वो मटर की बीज है उन मखमली पेटियों में छिपी हुई लटकी हुई है।
फिरती है रंग रंग की तितलियाँ, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। वो तितलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ कहाँ पर? रंग बिरंगे फूलों पर सुंदर सुंदर एक फूल से दूसरे फूल में फिरती हुई दिखाई दे रही है। फूले फिरते फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतो से वृंतो। फूले फिरते यानी फूल है जो फूल स्वयं किस में फिर रहे हैं, इधर से उधर कैसे जा रहे हैं? उड़ उड़ वृंतों से यानी डंठल। जैसे ही फूल खिलने का समय आता है तो वो डंठल भी खिलने लगते हैं, यानी एक डंठल से दूसरा डंठल निकलता है और फूल ही फूल लग जाते हैं। मतलब कि फूलों में भी और फूल लग रहे हैं, अलग अलग डंठल निकल रहे हैं। अगला देखो, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर्रे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। इसमें कवि क्या कह रहा है? देखो, अब रजत, रजत यानी सोने से, स्वर्ण मंजरियों से यानी सोने की जो स्वर्ण मंजरियाँ लग रही है, किस पर? लद गई आम्रतरु की डाली पर। और तरु पेड़, आम के पेड़ों की डालियाँ आमों से लद गई है। किससे? मतलब आम भी निकलने वाले हैं, उस पर भी मंजरियाँ लग गई है। मंजरियाँ लगने के बाद आम निकलते हैं, तो पहले उस पर फूल निकलते हैं मंजरियाँ, और फिर वो मंजरियों से आम बनते हैं। तो कहते हैं कि रजस्वन मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, आम की पेड़ की डालियाँ सोने से मंजरियों से लद गई है। झर्रे ढाक पीपल के डर, झर्रे ढाक, झर कैसे रहे? ढाक और पीपल में इतने पत्ते, इतनी डालियाँ खिल गई है कि वो भी झर रहे हैं, यानी झुक गए हैं उन पेड़ों की पत्तियों के भार से, वो भी झर रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल उस पेड़ों पर बैठी हुई मतवाली हो रही है, यानी उसे भी ऐसी सुंदर हरियाली अच्छी लग रही है, वो भी इस हरियाली में मतवाली हो रही है, गीत गा रही है अपने। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में छरबरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। महके कटहल यानी कटहल भी महक रहे हैं, मतलब उसमें भी खुशबू आ रही है। मुकुलित जामुन, जामुन आधे पके हुए हैं, जामुन अभी तक पके नहीं हैं पर आधे पकले। मुकुलित जामुन, जंगल में झरबली झूली यानी झरबेली, यानी बेर भी झूल रहे हैं, जगह जगह बेर भी लग गए हैं। फूले आड़ू, आड़ू फूल गए, नींबू लग गए, दाड़िम यानी अनार भी लगे हैं, आलू गोभी बैंगन मूली, इतने प्रकार की सब्जियां भी वहाँ पर लदी हुई हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहेले मधुर बेल, अमली से तरु की डाल जड़ी। पीले मीठे अमरूद भी कैसे हो गए? पीले मीठे रंग के हो गए। पीले पड़ने के बाद अमरूद मीठे हो जाते हैं, और उसमें क्या हो गई? अब लाल लाल चितड़ियाँ पड़ गई। चितियाँ यानी झारियाँ, झिरियाँ पड़ गई है, लाइनें बन गई है, अमरूदों पर लाइनें बन जाती है, और पीले रंग के हो जाते हैं, तो वो अमरूद कैसे हो जाते हैं? मीठे हो जाते हैं। पक गए सुनेले मधुर बेल, और वे बेर जो बोर होते हैं, बेर होते हैं, वो भी पक गए हैं। आंवली के तरु डाल की जड़ी, आंवली यानी आंवले के पेड़ की डालियाँ भी आंवले से जड़ी हुई है, यानी उसमें भी बहुत से आंवले लग गए हैं। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। लह लह यानी पालक लहरा रहे हैं, मह मह धनिया महक रही है, धनिया भी अपनी खुशबू चारों तरफ फैला रही है, महक रही है। लौकी और सेम फली, लौकी और सेम की फलियाँ भी लटकी हुई है, फैली हुई है। मखमली टमाटर हुए लाल, टमाटर लाल रंग के मुलायम हो चुके हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, अरे मिर्चों की भी वे पेड़ पौधे कैसे हैं? हरी हरी मिर्चों से वो पेड़ भी थैली के समान, यानी थैली भर ले उतनी मिर्चें भी उसमें लदी हुई है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, जो गंगा नदी है उस सतरंगी रंग की, कैसी सतरंगी यानी जैसे ही प्रकाश की किरणें उस नदी पर पड़ती है तो वो सतरंगी रंग की दिखाई देती है। तो गंगा की सतरंगी रेती
गंगा की जो आसपास जो रेत है, बालू रेत, वो वहाँ कैसी है, सांपों से अंकित हो गई है। मतलब जब पानी नीचे ऊपर होता है तो उसमें लाइनें बन जाती है ना, तो वो कैसी गंगा के आसपास की जो मिट्टी है वहाँ कैसी सांपों से अंकित हो गई है, यानी सांपें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं वैसी लाइनें बन चुकी है। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। और तट, तट यानी किनारे, गंगा के किनारे जो तरबूजों की खेती है, तरबूज लगे हुए हैं, उसके जो घास है, सरपत यानी झाड़ियाँ है आसपास के, वो भी छाई हुई सुंदर लगती है। मतलब कि सुंदर लगती झाड़ियाँ छाई, नदी गंगा के किनारे जो झाड़ियाँ छाई है वो सुंदर लग रही है। तट पर तरबूजों की खेती, जो किनारे पर तरबूजों की खेती हुई है वो, उसके जो घास है उसके आसपास जो झाड़ियाँ है वो सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलित पर मखरोटी रहती सोई। अंगुली से, अंगुली मतलब जो बगुले हैं उसकी जो पैर हैं उस पर 3 जो कलंगी है, मतलब उनके पैर कलंगी, उससे के अपने बालों को संवार रहे हैं। कवि अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि जो गंगा के किनारे बगुले हैं वो अपने कलंगी से, अपनी कंघी अंगुली से कलंगी संवार रहे, अपने सिर को खुजला रहे हैं। तीरते जल में सुरखाक एक पक्षी है जो जल में तैर रहे हैं। पुलिन पर, किनारे पर मगरोटी रहती सोई। मगरोटी छोटी सी चिड़िया है, रंग बिरंगी सुंदर सी छोटी सी चिड़िया है, वो किनारे पर, गंगा किनारे पर सोई हुई है। अगला देखो, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोई, भीगी अंधियारी में निशी की तारक स्वप्नों में से खोई। ये सारा दिन का है कि सुबह हुई तो ये हुआ, वो हुई। अब जब रात का समय, जैसे ही सूर्य ढलने का समय होते उस समय देखो क्या है, हुई नहीं है पर मौसम भी तो चेंज होता है। वैसे हंसमुख हरियाली, हरियाली हंसमुख सी लग रही है कब, सर्दी की धूप में। जब सर्दी की धूप है उस समय जो हंसमुख हरियाली है वो सर्दी की धूप में सुख से अलसाए से सोए। मतलब वो जब सर्दी की धूप होती है तो उसे आलस सा चढ़ गया, वह सुख में अलसाई हुई सो रही है। कौन? जो हरियाली है वो। भीगी अंधियारी में निशी की तारक सपनों में से खोई। भीगी अंधियारी यानी जो अंधियारी है रात की, उसमें वो तारों के स्वप्नों में वो हरियाली खोई हुई है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमात में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, लास्ट में कवि कह रहा है कि जो ये खुला ग्राम है वो कैसा लग रहा है, मरकत डिब्बे के समान। मरकत एक हीरा होता है हरे रंग का, एक रत्न होता है, उसके समान वो गांव लग रहा है। हरा मरकत रत्न के समान ये गांव लग रहा है। जिस पर नीलम नभ आच्छादा, जिस पर नीले रंग का आकाश छाया हुआ है, उस गांव को वो नीले रंग का आकाश पूरा ढका हुआ है। निरुपम हिमात में स्निग्ध शांत, और ये जब वसंत ऋतु आने वाला, हिमात हिम सर्दी का जब अंत होता है तो कौन सी ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है। हिम प्लस अंत यानी सर्दी का अंत, तो वसंत ऋतु का आना एक निरुपम अनोखा स्निग्ध प्रेममयी और शांत लग रहा है। जो निज शोभा, जो इसकी अपने शोभा है, उस वसंत ऋतु की अपनी शोभा है, जिसका शोभा अनोखा प्रेम शांत है, वो हरता जन मन, जन और जन का हर लोगों के जन का मन को हर लेता है। ऐसा होता है वसंत ऋतु। तो इस प्रकार कवि ने बहुत ही सुंदर प्रगति का वर्णन किया है, क्योंकि जो छायावादी कवि होते हैं वो अपनी कविता में हमेशा प्रगति की सुंदर बातों का ही वर्णन करते हैं। थैंक यू।